क्या आप भी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी और लेना चाहते हैं 2025 में सरकारी नौकरी? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से निकाली गई है, जिसमें पोस्ट है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। साथ ही साथ देखने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन और डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी के बारे में, फ़ी क्या रहेगी, एज क्या मांगा गया है, सैलरी कितनी होगी, क्वालिफ़िकेशन और एग्ज़ाम पैटर्न की संपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी आपको दी जाती है। तो ये रही दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख पा रहे आप लोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह विभाग आता है। पोस्ट का नाम है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रेड 2 टेक डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। 2025 देख पा रहे आप लोग। इससे पहले ये 2023 में लाई गई थी वैकेंसी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थे और अब पोस्ट काफ़ी कम कर दी गई है। भारत के किसी भी कोने से अगर आप बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मैच कर जाती है, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अप्लाई कर दीजिए फॉर्म को। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो में बने रहे हमारे साथ। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट। पोस्ट के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताया गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट का नाम दिया गया है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2 टेक। क्लासिफिकेशन दिया गया है, ये केंद्र सरकार की नौकरी होने वाली है, जनरल सेंट्रल सर्विस का। ग्रुप सी पोस्ट है, नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल। इसके बाद पे स्केल बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे स्केल आपकी क्या रहने वाली है, देख पा रहे हैं आप लोग। लेवल 4 की वैकेंसी है, जिसमें आपका जो बेसिक बताया गया है वो 25,500 से लेकर 81,100 तक है। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अलाउंसेस होते हैं, DA, TA, HRA, वो सारा आपका जो इसमें दिया जाएगा। साथ ही साथ दो अलग से यहाँ पे स्पेशल अलाउंसेस हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। पहला है सिक्योरिटी अलाउंस, ये आपका बेसिक पे जितना रहेगा उसका 20% दिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा जो पॉइंट बताया गया यहाँ पे कि अगर आपका हॉलीडे या फिर नेशनल हॉलीडे के दिन अगर आप कार्य करते हैं तो इसके लिए आपका जो है नगद पैसा तुरंत दिया जाएगा आपको 30 दिनों के लिए, मैक्सिमम 30 दिन। फिर यहाँ पे बताया गया नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, इसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे UR का 157 सीट, EWS के लिए 32 है, OBC के लिए 117, SC के लिए 60, ST के लिए 28, टोटल हो गए हैं 394 पोस्ट। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में दिया गया है। इसमें देख लेते हैं। आपका सबसे पहले मांगा गया है कि डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में हो। यहाँ पे उसका ट्रेड दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो, या फिर इलेक्ट्रिकल ही रहे, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या तो फिर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इतने सारे ट्रेड हैं, इनमें से अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर रखी है इन सब ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा फिर बताया गया अगर आपका डिप्लोमा नहीं है, बैचलर वाले भी इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। साइंस के साथ आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या तो फिर कंप्यूटर साइंस रहना चाहिए एक सब्जेक्ट, या फिर फिजिक्स होना चाहिए, या तो मैथ रहना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। या नहीं तो अगर बैचलर आपने कर रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो ये रही आपकी क्वालिफ़िकेशन। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एज लिमिट के बारे में दिया गया है। चलिए एज लिमिट देखते हैं हम लोग, इसमें क्या मांगी गई है। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक एज लिमिट ही पूरा बताया गया है। 18 से 27 यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। 18 साल जो है वो मिनिमम होना चाहिए और 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि OBC अगर कोई कैंडिडेट है तो उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी OBC वाले 30 साल तक अप्लाई कर पाएंगे इसे। और अगर ST SC कोई कैंडिडेट है, ठीक है, ST या तो फिर SC, तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो हो जाएंगे उसके लिए टोटल 32। तो ST SC कैंडिडेट 32 साल, OBC 30 साल, जनरल के लिए आपका दिया गया 27 साल। यहाँ तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दी गई है, अगर कोई महिला कैंडिडेट है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, महिला कैंडिडेट है, विधवा है, डाइवोर्सी है, या फिर वो अपने पति से अलग रह रही है, सेपरेट है, ठीक है, तो UR कैंडिडेट को 35 साल छूट दिया जाएगा, OBC को 38 साल का छूट मिलेगा, ST SC वालों को 40 साल। ये सिर्फ वुमेंस के लिए है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन वाले को भी इसमें छूट दी जाएगी, पर ये नहीं बताया गया कि कितने साल का छूट मिलेगा। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, दिया गया एक्स सर्विसमैन के लिए वो जो भी आपका गवर्नमेंट रूल के आधार पे है वो आपको दिया जाएगा। अगर इससे पहले आप इसका फ़ायदा ले चुके हैं कहीं पे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी के तहत, तो फिर दोबारा उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। फिर आगे यहाँ पॉइंट दी गई है दोस्तों, कुछ नोट दिया गया है, टोटल 7 नोट हैं। चलिए ये बहुत ज़रूरी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। पहला जो दिया गया है इसमें जियो टेक 2 पोस्ट के लिए, अगर कोई
PWD वाले कैंडिडेट हैं, PWD होते हैं पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, तो उनके लिए ये पोस्ट सूटेबल नहीं है, उन्हें अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बेंचमार्क डिजेबिलिटी वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट दिया गया है, ये टोटल जो वैकेंसी बताई गई है प्रोविजनली है, कभी भी इसका जो वैकेंसी का सीट बढ़ सकता है या घट सकता है, कंफर्म नहीं है, पर फिलहाल जो बताया गया उसे कंफर्म मानना है। तीसरा जो पॉइंट दिया गया है, इसमें बताया गया है कि ये जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, इस डेट से पहले आपका जो भी सर्टिफिकेट है, क्वालिफ़िकेशन हो या तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो, कैटेगरी वाइज जो भी आपका सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा का हो या डिग्री का, तो वो इस डेट से पहले का इशू होना चाहिए, उससे पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगला जो नोट दिया गया है, इसमें बताया गया है कि एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व है, इसमें से अगर एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट नहीं मिल पाते इन्हें, तो ये OBC ST SC EWS यहाँ से जो है किसी भी कैटेगरी के या तो फिर UR के, उसके द्वारा जो वैकेंसी है इसको फिलअप कर दी जाएगी एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। फिर पांचवा जो पॉइंट बताया गया कि एक्स सर्विसमैन कोई कैंडिडेट है, पहले ही उसका अगर लाभ ले चुका है तो दोबारा फिर से उसका लाभ उसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो नोट है 6 नंबर वाला, इसमें बताया गया है दोस्तों कि एक्स सर्विसमैन कहीं भी अगर काम कर रहा है पहले से, तो उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, इसके लिए एक यहाँ पे नीचे में फॉर्म दिया गया है अपेंडिक्स 5 में, उसको जो है सबमिट करना होगा उसे। फिर दोस्तों 7वां जो नोट है, यहाँ पे बताया गया जो एग्ज़ाम होगा वो कंबाइंड होने वाली है। कंबाइंड मतलब ये 3 फेज़ में एग्ज़ाम होने वाला, Tier 1 Tier 2 और Tier 3, तीनों का मिला के जो है आपकी मेरिट बनाई जाएगी, फाइनल मेरिट। ठीक है, नोटिफिकेशन में दोस्तों अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है वो एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे Tier 1 Tier 2 Tier 3 3 टीयर में होने वाला है एग्ज़ाम। Tier 1 में सबसे पहले देखिए आपका दिया गया है कि 100 क्वेश्चन रहेगा, ये MCQ टाइप का रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें से मेंटल एबिलिटी के आधार पर 25% क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 75% जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका सब्जेक्ट के हिसाब से दिया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट आप वहाँ पे शो करिएगा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का 75 रहेगा। ठीक है, और 25% जो रहेंगे आपका जनरल मेंटल एबिलिटी के आधार पे होने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्क का भी प्रावधान है, देखिए आप लोग 1.4 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर्ड, अगर आप गलत कर देते हैं तो 1/4 नंबर आपका जो है डिडक्ट किया जाएगा। टाइमिंग दी गई है, टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट आपको मिलेंगे। दूसरा जो Tier 2 है, स्किल टेस्ट रहने वाला है, इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाला है, टेक्निकल इन नेचर दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये 30 नंबर का रहेगा, इसमें कोई टाइमिंग नहीं बताई गई है। फिर Tier 3 है, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होने वाली है, जिसमें 20 नंबर, तो टोटल देखिए 100, फिर यहाँ 30, फिर यहाँ 20 हो गए, टोटल 150 क्वेश्चन, 150 नंबर। ठीक है, तो ये रही एग्ज़ाम पैटर्न। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिटी के बारे में दिया गया है, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आप कौन से स्टेट से हैं वहाँ का सेंटर दिया गया है, आपको ये कोई भी 5 सेंटर चूज़ करना होगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह प्रेफरेंस बतानी होगी जिस भी स्टेट से हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जो झारखंड से बिलोंग करता है, तो पहला दिया गया है धनबाद, फिर हजारीबाग, जमशेदपुर, फिर रांची, अपना जो भी नज़दीक है उसके हिसाब से अपना प्रेफरेंस डालिएगा आप लोग। ठीक है, जो नज़दीक है सबसे पहले में उसको डालना है, फिर दूसरा में उससे थोड़ा जो दूर है उसको डालना है। इस तरह करके 5 प्रेफरेंस आपको जो है डालनी होगी अप्लाई करने के वक्त। फिर अगला जो पॉइंट है, इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है दोस्तों, चलिए इसको देख लेते हैं। डेट बताया गया आज ही के डेट में फॉर्म जो है फिलअप होना चालू हो जाएगा, दोपहर 2 बजे के बाद से। देखिए यहाँ ओपनिंग डेट दी गई है, बताया गया है 23/8/2025 से ये फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा, 14/9/2025 तक चलने वाला है। इसमें आपका जो है पैसा पेमेंट करना होगा, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आप ऑनलाइन खुद से पैसा पेड कर लेते हैं तो आपका जो है 14/9/2025 तक पेड कर लेना है, और अगर आप SBI चालान के माध्यम से करते हैं तो उसके लिए डेट बताई गई है 16/9/2025 अंतिम तारीख। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आप चालान जनरेट कर लीजिएगा उसके 4 दिन के अंदर ही आपको जो है पैसा पेड करना है। 4 दिन से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो एक्सपायर हो जाता है, काम नहीं करता है। तो जब भी आप चालान एक्टिव कर लीजिएगा उसके 4 दिन के अंदर ही पैसा जो है वो आपको पेड कर देना है। तो फ़ी क्या रहेगी इसके लिए आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है दोस्तों, वो देखिए A नंबर पे बताया गया है कि एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए 2 वेबसाइट बताई गई है, www.mha.gov.in और दूसरा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग www.ncs.gov.in। और यहाँ पे डेट दिया गया है कि 23/8/2025 से लेकर के 14/9/2025 तक आपका जो है फॉर्म फिलअप करना है। इसके अंदर करिएगा तो आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको जो है इसमें नहीं देनी है, वरना आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
जनरल इंस्ट्रक्शन फिर बताया गया लास्ट डेट जो है उससे पहले आपको कर लेना है, वरना फिर आगे डेट इसका एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो पहले जो भी डेट बताई गई 14/9/2025 इससे पहले आपको जो है फिलअप कर लेना है। पैसा पेड करने का अगर बैंक के माध्यम से कीजिएगा तो 16 तारीख बताई गई है, और अगर खुद से ऑनलाइन करिएगा तो 14/9/2025 तक आपको जमा कर लेना है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है दोस्तों। बताया गया है कि फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार रखने हैं, जैसे कि सबसे पहले दिया गया वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड एक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। फिर आपके पास स्कैंड फ़ोटो होना चाहिए रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का, जिसका साइज़ जो है वो 100 KB से लेके 200 KB के बीच होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, और 12 सप्ताह से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 3 महीना से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फिर बताया गया है यहाँ पे सिग्नेचर भी आपका स्कैन किया हुआ रहना चाहिए, 80 से 150 KB के बीच रहना चाहिए JPG फॉर्मेट में। फिर डी नंबर बताया गया है कोई एक ID प्रूफ होना चाहिए सेंट्रल या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट। और फिर बताया गया सर्टिफिकेट के बारे में, जिसमें आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट होना चाहिए, 10th का रहे या तो फिर 12th का और ग्रेजुएशन, यानी तीनों ही चाहिए आपका सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया गया है, किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, आप चाहें तो खुद से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ यहाँ पे फिलहाल बता दिया जा रहा है। आगे जो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात बताई गई है फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में, इसको देखते हैं हम लोग, ये बहुत ज़रूरी है। बताया गया है दोस्तों कि फ़ोटो जो है वो आपका ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए। साइज़ इसका बताया गया है 35 mm होना चाहिए विड्थ, और 45 mm इसकी हाइट रहनी चाहिए। 12 सप्ताह से ज़्यादा पुराना फ़ोटो आपका नहीं रहना चाहिए, वरना एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फिर दिया गया है यहाँ पे बैकग्राउंड के बारे में, लाइट ग्रे कलर होना चाहिए या तो फिर लाइट वाइट कलर का रहना चाहिए। बैकग्राउंड में किसी तरह के कोई पैटर्न नहीं होने चाहिए, फूल वगैरह या फिर इस तरह का कोई चिन्ह रहता है तो वो नहीं रहना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, आपकी जो फ़ोटो है उसमें 70 से 80% आपका फेस दिखना चाहिए। सीधा आपका जो है एप्लीकेंट शुड लुक स्ट्रेट एट द कैमरा, कैमरे की तरफ सीधा मुँह रहना चाहिए आपका। उसमें नॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, कोई खास एक्सप्रेशन नहीं डालिएगा। साथ में बताया गया है अवॉइड यूनिफॉर्म ऑफ कलर्स मैचिंग द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर आपके ड्रेस के साथ मैच नहीं होना चाहिए। फिर बताया गया यहाँ पे अगर आप ग्लास यूज़ करते हैं, ग्लास पहनते हैं, तो आपके दोनों कान विजिबल होने चाहिए, दिखने चाहिए सीधे, ठीक है। द साइज़ ऑफ द स्कैन्ड इमेज शुड बी बिटवीन 100 KB से लेकर 200 KB के बीच होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। इसी तरह से सिग्नेचर के बारे में बताया कि ब्लैक पेन से आपको पहले सफ़ेद पेज में सिग्नेचर कर लेनी है, फिर उसका स्कैन कर लेना है। साइज़ इसमें दिया गया है दोस्तों 80 KB से लेकर 150 KB के अंदर का होना चाहिए, और पर्सन खुद से सिग्नेचर करेगा, वरना फिर बाद में दिक्कत हो सकती है अगर सिग्नेचर मिसमैच हो गई तो, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, वहाँ अटेंडेंस सीट होता है, वहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, नहीं मिलेगा तो फिर बाद में दिक्कत होगी। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, यहाँ बताया गया है कैंडिडेट को कि आप जो भी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वो आपका सफिशिएंट होना चाहिए, माने काफ़ी मात्रा में रहना चाहिए फ़ोटो, क्योंकि यही फ़ोटो हर जगह आपका काम आने वाला है, ठीक है। फिर बताया गया यहाँ पे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपको जो एग्ज़ाम सेंटर लेके जाना है जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, और जो फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वही फ़ोटो आपके पास रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक ये फ़ोटो आपके पास रहना चाहिए, सेम फ़ोटो, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट यहाँ बताया गया, कैंडिडेट मेक श्योर दैट द सिग्नेचर अपलोडेड बाय देम आर विजिबल, जो भी आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो उसमें पूरा साफ साफ दिखना चाहिए आपका सिग्नेचर। तो आगे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में दिया गया है मोड ऑफ पेमेंट, पैसा जो है किस तरह से आप पेड कर पाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन कर पाएंगे। ऑनलाइन के लिए बताया मैंने आपको कि आप अपने डेबिट कार्ड से, रुपए, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ठीक है, मास्टर कार्ड से कर पाएंगे, क्रेडिट कार्ड हो या इंटरनेट बैंकिंग UPI SBI चालान के माध्यम से कर पाएंगे। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो बैंक में जाके करना होगा, ठीक है। और बैंक में अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपकी डेट जो है वो 16 सितंबर रखी गई है लास्ट डेट, और जिस दिन आप जो चालान एक्टिव करिएगा उससे 4 दिन के अंदर ही आपको जो है पैसा पेड कर लेना है, 4 दिन के अंदर। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर एक्सपायर हो जाती है। आगे इसमें दिया गया क्लोजिंग डेट, जो कि आपको बता दिया 14/9/2025। तो वीडियो दोस्तों अगर यहाँ नीचे दिया गया जनरल इंस्ट्रक्शन, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इसको जो है डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ पाएंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दूँ। मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो उसी को सही माना जाएगा, और जो भी नाम हो, फादर नाम हो, वो सारा मैट्रिक के आधार पर ही आपका सही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो आपका 4/9/2025 जो लास्ट डेट रखी गई है उस दिन से आपका जो है डेट काउंट किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे दिया गया है OBC वालों के लिए कि जो NCL कैटेगरी में आते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर, उन्हें ही सिर्फ लाभ मिलेगा रिजर्वेशन का। जो क्रीमी लेयर वाले आते हैं CL के अंतर्गत, उन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे इस चैनल पर सरकारी नौकरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको सबसे पहले दी जाती है। यहाँ पे एक वार्निंग बताया गया है
ऑनलाइन जो करना है आपको वो www.mha.gov.in से करना है, या फिर दूसरा साइट बताया गया ncs.gov.in से। इसके अलावा कहीं और से करते हैं तो आपका फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो इससे आप सावधान रहें। वीडियो नोटिफिकेशन में आगे सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट का, ST SC OBC का, आगे और कुछ नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थी वो आपको बता दी गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए। वीडियो यहाँ तक देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एग्ज़ाम फ़ी को लेकर दी गई है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एग्ज़ाम फ़ी जो है वो आपका 100 रुपया रहने वाला है। इसके साथ ही साथ 550 रुपया आपका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज ये आपको देना पड़ेगा अलग से, यानी कि 550 और 100 रुपये यानी हो गए 650 रुपया पैसा पेड करना होगा। किन्हें छूट दी जाएगी और किन्हें नहीं दी जाएगी उसका पूरा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ। सबसे पहले दिया गया है ऑल कैंडिडेट, जितने भी कैटेगरी वाइज हैं, UR हैं, EWS हैं या महिला है, ST SC सभी के लिए ये बताया गया है 550 रुपया आपको चार्ज लगेगा ही हर कैटेगरी को। इसमें किसी प्रकार का कोई छूट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ महिला कैंडिडेट के लिए है, अगर वो UR कैटेगरी के हैं या EWS या तो फिर OBC, इनके लिए बताया गया है कि इन्हें 650 रुपया पैसा पेड करना होगा। 100 रुपया एग्ज़ाम फ़ी, 550 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज, ठीक है। तो महिला के लिए कोई छूट नहीं है, UR EWS OBC वालों महिला के लिए। इसके बाद नोट 1 में दिया गया है ST SC कैंडिडेट अगर हैं, फीमेल कैंडिडेट या फिर एक्स सर्विसमैन, तो उन्हें 100 रुपया का छूट दिया जाएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम फ़ी है। इसके बाद प्रोसेसिंग फ़ी जो है 550 रुपया ये उन्हें पेड करना पड़ेगा। ST SC कैंडिडेट के लिए और महिला कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए।